आप लोगों को बोला गया कि मौका परस्त है, समाजवादी पार्टी ने सब कुछ दे दिया, फिर भी क्या कहते हैं चले गए। हमारा घर सीज किया गया, हमारा पंप सीज किया गया, मेरी राइस मिल सीज की गई, सारे बैंक अकाउंट सीज किए गए। अगर उन्होंने हमारे लिए किया है तो हम भी उनके पास समर्पित रहे हैं। इसके अलावा भी अंदर खाने कुछ खींचतान थी अखिलेश यादव से आप लोगों की? फोन नहीं है आप लोगों के पास कि आ जाइए नाराजगी दूर कर लेते हैं? कोई फोन नहीं आया किसी। अब आजम खान का जिक्र आ गया है, उनका भी लग रहा है कि मन बदल रहा है। बहुत बड़ा आरोप लगता है योगी आदित्यनाथ की सरकार पर कि उत्तर प्रदेश में थोड़ा एक जाति के लिए वो समर्पित हो जाता है। अखिलेश यादव तो वही कह रहे हैं ना कि पीडीए को हम आगे बढ़ाएंगे। कौन सा पीडीए? इस तरीके से लगातार आगे कुर्सी जो है एक जाति विशेष के लिए अच्छा पक्की थी, फिक्स थी। योगी आदित्यनाथ को डायरेक्ट धमकियां मिलती हैं कि हम लोग किसी डरने वाले नहीं है ना किसी दबाव आने वाले हैं। देखिए, महाराज जी का इज्जत और सम्मान है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश तो है उनकी। विचारधारा में परिवर्तन लाए। क्या वो बीजेपी वाली विचारधारा ले आए या बीजेपी में आ जाए? राजा भैया से कैसे संबंध? अभय सिंह की गाड़ी पे नया झंडा कब तक लग जाए? स्वागत है आप सभी का एनवेब न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है क्योंकि पिछले कुछ वक्त में जो कुछ हुआ है उसने उत्तर प्रदेश की सियासत को एक नया रुख दिया है। तमाम ऐसे विधायक रहे हैं जिन्होंने अब अपना नया रास्ता तलाशना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही किस तरीके से उठापटक देखने को मिली, वो खबरें आप सबने देखी। ऐसे में मेरे साथ एक ऐसे ही विधायक हैं जो कि उस वक्त सबसे ज्यादा मुखर थे, सबसे ज्यादा चर्चाओं में थे। अभय प्रताप सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। अभय सिंह हूँ, अभय प्रताप ने अभय सिंह। अभय सिंह सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही कि अभी क्या कुछ आप लोगों का आगे का प्लान है? नहीं, आगे क्या, समाज की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं इस तरीके से, और जो क्षेत्र में विकास है उसके लिए प्रयास करते हैं, लिख के देते हैं, वहां पर विकास हो रहा है क्षेत्र में। जनता को कैसे समझाएंगे कि जहां थे वहां से बेहतर रहेंगे अगर जहां भी जाएंगे? देखिए, जनता सब पहुंच समझती है, वो गाने ये पब्लिक है, सब जानती है, तो पब्लिक सब कुछ जानती है और समझती है क्या सही है क्या गलत है। हम लोगों के साथ जो उसमें परिस्थितियां थी कि आप राम मंदिर नहीं जाएंगे, हाउस की आप प्रोसीडिंग्स उठा के देख लीजिए कि विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हम सबको आमंत्रित करते हैं चलने के लिए, और उसमें उठ के कहा गया हमारे समाजवादी पार्टी में सदस्य था समाजवादी पार्टी की तरफ से कि हम आपके यहाँ नहीं जाएंगे आप। तो और भी ऐसी चीजें थी जिस वजह से अब जो श्री राम का नहीं हो किसी काम का नहीं। तो ये अंदर खाने में बात कही गई थी, कोई विधायक नहीं जाएगा? हाँ, ये भी अंदर भी बात हुई थी, विधायक कोई नहीं जाएगा। सबसे बड़े पोस्ट पे बैठे व्यक्ति ने कही तो उन्हीं मैसेज है कि कोई विधायक जाएगा नहीं। तो उसके पीछे कारण कुछ नहीं बताया गया? हाँ, कारण कोई बताया। फिर आप लोगों ने कैसे प्लानिंग की? तमाम विधायक ये हुए कि नहीं राम मंदिर क्यों नहीं जाएंगे, हमारी आस्था का विषय। उसके बाद कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए, घटनाक्रम हुआ। उसके पहले ये तो हुआ जो कि हम नहीं जाएंगे, उसके पहले जो रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी गई, स्वामी प्रसाद मौर्य, हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने फाड़ा, उसके खिलाफ बोला, उसके समर्थन में हमारे विधानमंडल कार्यालय में कुछ लोग बोल रहे थे, उसको लेकर विधानमंडल कार्यालय में विवाद हुआ, आपसी विवाद हुआ। मनोज पांडे जी से, राकेश जी से, मैं भी वहीं पे था। तो इस सब को लेकर के भगवान श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न लगाना, कथा का पात्र बताना, काल्पनिक पात्र बताना, तो ये हम लोग किसी को अच्छा नहीं लगा। लेकिन माननीय अखिलेश यादव तो कहते हैं कि कृष्ण के वंशज हैं, तो फिर उन्हें क्यों राम मंदिर से दिक्कत होगी? अब देखिए, अब उन पे हम चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं राम मंदिर बने हुए लगभग 1.5 साल से ज्यादा हो गया है। क्या वो या उनके परिवार के दर्शन करने आ रहे हैं? हम उन पर कुछ नहीं कहना चाहते। अच्छा, अब अयोध्या की बात हुई है तो भव्य और दिव्य अयोध्या पूरी दुनिया देख रही है। कितना कायाकल्प आपको दिखता है पिछले 6 सालों में? बहुत परिवर्तन, बहुत ज्यादा परिवर्तन, सबको लाभ हुआ है। मजदूर को, किसान को, छात्र को, नौजवान को, बेरोजगार को बहुत रोजगार के अवसर बढ़े हैं, बहुत तरक्की हो रही है, 4 लेन बन रही है। जहां पे जमीनें 1 लाख रुपए बीघा थी
वहां पे जमीनें 50 लाख रुपए बीघा हो गई है। 50% 100% 400 500% बढ़ रहा है। व्यापार बढ़ रहा है, बाहर के पर्यटक आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश को राजस्व का लाभ हो रहा है, ये सब हो रहा है। लेकिन जो विपक्ष कहता है कि छोटे दुकानदारों के लिए बड़ी मुसीबत हो गई। छोटे छोटे रेहड़ी पटरी दुकानदारों की संख्या कितनी ज्यादा बढ़ गई, विपक्ष का काम ही है बोलना। लेकिन पटरी दुकानदारों की संख्या कितनी बढ़ गई है, कभी उन्होंने काउंट किया था? जिसका काम ही उल्टे सीधे तरीके से आरोप लगाना, तो कहेंगे कोई अतिक्रमण करके अगर बनाया हुआ है, वो अगर सही पटरी पे आ रहा है तो लोग कहेंगे ही। अच्छा अभय जी, आप 2014 के पहले भी अयोध्या गए होंगे। मेरी एक याद है, इतने इतने पानी थे और कीचड़ था, मैं उसमें चल कर गया था बारिश के वक्त में। वो अयोध्या और ये अयोध्या जब आप देखते हैं, कोई मुकाबला ही नहीं है। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं अयोध्या के विकास के लिए, अयोध्या की तरक्की के लिए। माननीय नितिन गडकरी जी ने 84 कोस परिक्रमा मार्ग पूरा दे दिया, 14 कोस बन रहा है, 5 कोस बन रहा है, सब 4 लेन बन रही है। बंधा सीधे अयोध्या से राधा समाधि तक बना रहे हैं, 4 लेन बना रहे हैं। इतनी खूबसूरत नव्य भव्य अयोध्या बन रही, दिव्य अयोध्या बन रही है। इसका उसका कोई मुकाबला है? लग रहा है कि एक बार फिर से ये अयोध्या बसाई जा रही है, जैसे राजा विक्रमादित्य ने बसाया था। उसी तरीके से ये हमारे नेता लोग, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय गृह मंत्री जी इसको बसा रहे हैं। यानी जो भव्य और दिव्य अयोध्या बन रही है, अभी भी बनती जा रही है। हाँ। दीपोत्सव उसमें एक इतिहास रचता है, लेकिन दिए अयोध्या में जलते हैं, दिल देश में कई लोगों के जल जाते हैं। हाँ। देखिए ऐसा है, जो भी कोई तुष्टीकरण की राजनीति करेगा उसका दिल जलेगा, और दिल ही नहीं जलेगा, नीचे से लेकर ऊपर तक सुलग जाएगा। तुष्टीकरण की राजनीति करने आए लोग अपने वोटों को बांधने के लिए उल्टी सीधी बातें करते हैं। सेकुलरिज्म की अपेक्षा सिर्फ हम ही लोगों से की जाती है। हाँ, ये तो हमेशा से रहा है कि अगर आप जैसे आप लोगों को बोला गया कि मौका परस्त है, समाजवादी पार्टी ने सब कुछ दे दिया, फिर भी क्या कहते हैं चले गए। देखिए, मौका परस्ती और सब कुछ देने की बात अलग है, लोग कमेंट भी करते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, हम समाजवादी पार्टी में थे। 2005 में फर्जी मुकदमा लगा करके हमको जेल में डाला गया, क्योंकि हमारी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ पाए। हमारा घर सीज किया गया, हमारा पंप सीज किया गया, मेरी राइस मिल सीज की गई, सारे बैंक अकाउंट सीज किए गए। जो गांव में बना हुआ हमारा पुश्तैनी मकान था वो सीज किया गया समाजवादी पार्टी सरकार में। 2005 में उसको बंद कर दिया गया जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए। आप समाजवादी पार्टी में थे? उसके बाद हमारी पत्नी 2007 में अपना दल और भाजपा गठबंधन से बीकापुर से चुनाव लड़ी, जो आज हमारी गोसाईगंज विधानसभा का 70% हिस्सा उस बीकापुर विधानसभा में था। 2008-9 में 8 में जब चुनाव आया, एमएलसी का, लोकल बॉडी एमएलसी थी, तो यहाँ की यूनिट, अंबेडकर नगर की यूनिट, सब हमारे पास मिलने आए, बात करने आए। नेताजी से बात किया, माननीय शिवपाल जी से बात किया कि नहीं, इनको वापस लेना चाहिए, इनके रहने से मजबूती रहेगी। वो हमारे पास आए, हमसे कहा आप ज्वाइन कर लीजिए, और आपकी अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी, आप उसमें, आप चलिए उसमें। हमने कि भाई हमारे साथ इस तरीके से धोखा किया गया और फर्जी मुकदमा लगा के जेल बंद किया गया, तो उनका नहीं, चलिए बात करिए। मैं गया, ले गए हमको कार्यालय पे, बातचीत हुई, फिर हमारी ज्वाइनिंग डेट तय हुई। उसके एक दिन पहले, उस समय उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार थी, बसपा कुछ लोगों ने फोन किया, देखिए आप अगर समाज पार्टी ज्वाइन करेंगे और समाजवादी पार्टी को मदद करेंगे तो हम आपको रहने नहीं देंगे कायदे से। धमकी मिली है प्रत्यक्ष रूप से उस समय कि मुकदमा कायम कर दिया जाएगा, आपको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन देखिए, हम लोग किसी डरने वाले नहीं है ना किसी दबाव आने वाले हैं, मन की बात है। तो हमने कहा तो मैं जरूर शामिल होऊंगा, और उसके बाद अगले दिन में जाकर के शामिल हो गया। शामिल होने का नतीजा क्या ये हुआ कि हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा 307 का हमारे राजनीतिक विरोधियों से अपनी ही गाड़ी गोली चलवा के लगवा दिया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट तक भी खत्म हुआ, सेशन से खत्म हुआ, हाई कोर्ट से खत्म हुआ, सुप्रीम कोर्ट से खत्म हुआ। मुकदमा कायम करा दिया गया, 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया। मैं फरार हो गया उस समय, फिर मैं आकर के सरेंडर किया, गैंगस्टर लगा दिया गया, मैं जेल चला गया। फिर एक फर्जी मुकदमे में लखनऊ मेरे पर मुकदमा कायम कर दिया गया, उसी बसपा सरकार में उस समय, फिर गैंगस्टर लगा दिया गया।
फिर मैं किसी तरीके से अपनी जमात कराया, निकल करके आया। और उसके बाद समाजवादी पार्टी की मदद करने की ही वजह से हम पे एक सीएमओ हत्याकांड का मुकदमा लगा दिया गया लखनऊ में, जिसके लिए हमने स्वयं हाई कोर्ट में रिट किया कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। मेरी पिटीशन खारिज हो गई, लेकिन लोगों ने देखा उसमें इतना बाउंडर शुरू हो गया कि फर्जी मुकदमा, ये मुकदमा जो सीएमओ हत्याकांड के गलत खोले जा रहे हैं, हम पे खोला। तो कई लोगों ने पीआईएल दाखिल किया, और जब पीआईएल दाखिल किया तो उसमें सीबीआई जांच सेटअप हो गई। और जैसे सीबीआई जांच सेटअप हुई, स्टेट गवर्नमेंट ने मेरा नाम उस मुकदमे से निकाल दिया। तत्कालीन बहुजन समाज पार्टी की सरकार, जब 3-4 पीआईएल दाखिल हो गई हाईकोर्ट में और सीबीआई जांच का ऑर्डर हो गया, तो उन्होंने मेरा नाम निकाल दिया। तो वो देखिए किस तरीके से हमको फर्जी फंसाया जा रहा था, और स्वयं फिर जब सीबीआई जांच सेटअप हो गई तो हमारा नाम निकाल दिया। और उसी दौरान सीएमओ हत्याकांड लगाए क्यों? पहले तो मान ली मैं बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुआ, अरे समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ, तो बहुजन समाज पार्टी के तत्कालीन नेताओं और अधिकारियों ने जो उनके डायरेक्शन में काम करते थे 307 का मुकदमा लगाया, लखनऊ में एक मर्डर का मुकदमा लगा दिया। लेकिन जब यहां जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो पूरी यूनिट समाजवादी पार्टी के और सारे नेता जो लोग थे हमारे पास इकट्ठा होकर के आए कि आप इनकी मदद कीजिए। और उस समय में हमको, मैं जेल में था, हमको थ्रेट मिला जेल में। हाँ, अधिकारी लोग आए, लखनऊ से बाकायदा आए, रात में जेल खुली 8 बजे, बुलाया गया हमको जेल अधीक्षक आवास में, अधीक्षक के कमरे में, और कहा गया कि भाई ये देखिए ऐसा है कि आप बसपा की मदद कीजिए, नहीं आप देख रहे हैं किस तरीके से आपके साथ हो रहा है। तो हमने कहा कुछ भी हो रहा है, आपसे डरने वाले नहीं है। और जब अंग्रेजों का राज खत्म हो गया, जिसका और छोर दिखाई नहीं पड़ता था, जिसका पूरब से लेकर पश्चिम तक, सूर्य उगने से लेकर सूर्य डूबने तक राज था, तो आपका क्या साल 5 साल सरकार चली जाएगी आपकी, इससे कोई डरता थोड़े है। थ्रेट देख लो, नहीं ठीक नहीं होगा, मैंने कोई बात नहीं है। और फिर हमने उसी जिद में, उस समय हमने, हमारे समर्थक थे, उनसे 3 वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, उसमें मीना गुप्ता लड़ रही थी, उनको 3 वोट बगैर पैसे के दिलवाया। उनको पैसे की आवश्यकता थी, हमारी राइस मिल थी, हमारी पत्नी उसकी डायरेक्टर थी, हमारी पत्नी मिलने आई हमसे, हमने कहा उसको जितना पैसा चाहिए और सब दे दो। उस समय मैंने उसको तत्काल 70 लाख रुपए ट्रांसफर किया, अपने अकाउंट ट्रांसफर किया व्हाइट में, कि जब आपके पास होगा हमको लौटा दीजिएगा, चुनाव लड़ते समय आप ले लीजिए हमसे मदद के रूप में। तो समाजवादी पार्टी की भी मदद करने के लिए हम पे मुकदमे लगे, मैं जेल गया, और जो आवश्यकता पड़ी धन भी दिया, वोट भी दिया, तन मन धन हर तरीके से हम समर्पित रहे। तो ऐसा नहीं, अगर उन्होंने हमारे लिए किया है तो हम भी उनके पास समर्पित रहे हैं, और हर तरीके से समर्पित रहे हैं, चाहे मुकदमा लगे, चाहे मारे जाएं, चाहे रुपया खर्च हो, इस तरह हम भी समर्पित रहे उनके साथ। लेकिन बात जहां श्री राम की है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अच्छा, जो दिखता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य वाला या फिर भगवान श्री राम को लेकर जो कुछ कहा गया, इसके अलावा भी अंदर खाने कुछ खींचतान थी अखिलेश यादव से आप लोगों की? नहीं, हमारे को नहीं। अच्छा, कभी मुलाकात हुई जब ये सब आप लोग अलग हो गए, उनसे कभी मुलाकात हुई आमने सामने से? नहीं, ऐसी मुलाकात कोई अवसर नहीं आया। वो अब पार्लियामेंट चले गए, वो विधानसभा में मुलाकात होती है, पार्लियामेंट चले गए। कहीं फोन नहीं है आप लोगों के पास कि आ जाइए नाराजगी दूर कर लेते हैं? नहीं, कोई फोन नहीं है। कोई फोन नहीं आया किसी? शिवपाल चाचा का भी? शिवपाल जी मिलते रहते हैं, उनसे मिलते हैं, हम पहले भी सम्मान करते हैं, आज उनका सम्मान करते हैं। मतलब आप लोग उस वाली लॉबी के नेता हैं जो नेताजी के वक्त पे थे, जो नेताजी के साथ चलना चाहते थे। हाँ। और अब वही आप लोगों के आरोप होते हैं कि नेताजी की पार्टी अलग थी, अखिलेश आ गए जब से अलग हो गई। ऐसा नहीं चाहते तो हम इनके साथ भी चलना थे, ये हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम तो इनके साथ भी चलना चाहते थे। लेकिन अब श्री राम जी का मुद्दा तो अलग ही है ना, हम तो उन्हीं के हैं। हम लोग तो बहुत गौरवशाली हैं कि अयोध्या में हम लोगों ने जन्म लिया, जहां भगवान श्री राम ने अवतार लिया। अच्छा, भगवान श्री राम का जब जिक्र आता है और इतनी बातें हो रही हैं, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 का फैसला भी नहीं आया था, तब से दीपोत्सव मनाने लगे। अब ये बात आई कि हाल फिलहाल में जब इतना बवाल हुआ कई और समुदायों की तरफ से, तो योगी आदित्यनाथ को डायरेक्ट धमकियां मिलती हैं कि वक्त आएगा, तुम्हारा भी वक्त जाएगा, डेंटिंग पेंटिंग हम तुम्हारी भी करेंगे, हम लौटेंगे सत्ता में तो आज बात नहीं है। ये सब लोग, ये सब बातें होती हैं अपने अपने वोटों को बांधने के लिए कि मनोबल न टूटने पावे। ये सब धमकियां सब एक दूसरे को देते हैं। आप ये बताइए, बहुजन समाज पार्टी सरकार थी, अंबेडकर स्मारक बने हुए थे यहां से लेकर नोएडा तक। हाँ, उस समय समाजवादी पार्टी की तरफ भाषण दिया जाता था, बड़े बड़े नेता लोग भाषण देते थे।
तो उसमें हाथी कर हाथी पीला पड़ गया है। ये सब जानवरों की यहाँ मूर्ति, महापुरुषों की मूर्ति को जानवर तक कहा गया है कि नहीं कहा गया है? आप स्वयं पुराने भाषण में चर्चा में जिक्र नहीं करूंगा, अपने नाम नहीं लूंगी। मैं नाम ले रहा हूँ। अम्बेडकर साहब को तो कहा गया कि उनकी उंगली इसलिए सामने दिखाई जाती है कि सामने वाली जमीन मेरी है, कब्जा कर लेंगे। आजम खान का आजम साहब ने कहा था। और महापुरुषों की जो मूर्तियां लगी थी वो कहा गया जानवरों की मूर्तियां लगी हुई हैं। तो अब क्या कहा जाए उसमें? अब आजम खान का जिक्र आ गया है, उनका भी लग रहा है कि मन बदल रहा है। राजनीतिक गलियारे में क्या कुछ चर्चा? आजम साहब से हमारे कोई बहुत विशेष करीबी संपर्क रहा नहीं। राजनीतिक गलियारे में तो आप लोग, बाकी राजनीतिक गलियारों में असंतोष की बात है ही। आजम साहब पे मुकदमा लगा, उनका कहना है फर्जी लगा। प्रशासन के यहाँ लोग आकर के मुकदमा दर्ज कराए, उनके खिलाफ बयान दिए, गवाही दिए। लेकिन जो भी एक संरक्षक का उस नैतिक उत्तरदायित्व होता है कि अगर आप जैसे माँ बाप होते हैं उसी तरीके से हमारी पार्टी होती है। जब हम पार्टियों के लिए हर तरीके से समर्पित हैं तो पार्टी को भी अगर हम 19-20 कुछ गलत करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत उनको देख करके, हमको समझा करके और हमारी मदद में खड़ा होना चाहिए। आजम खान साहब को कहीं ना कहीं महसूस होता है कि उनके साथ लोग खड़े नहीं हुए, उनके लिए कोई आंदोलन नहीं हुआ, देशव्यापी आंदोलन, प्रदेशव्यापी आंदोलन, कि उनका मुद्दा हमेशा जिंदा रहे, जगा रहे। तो आजम साहब को यह भी महसूस होता है, जो मैं लगातार देख रहा हूं उनके बयानों से, और जो वहां के वर्तमान सांसद हैं जो नदवी साहब, जिनके मस्जिद में भी सब जाकर के वहां बैठक की गई थी, उसको लेकर बहुत चर्चा हुआ। हमारे देश की में उसके बहुत ज्यादा चर्चा भी हुई कि किस तरीके से उन लोगों ने कहा कि महिलाएं कैसे चली गई। अरे एक मौलाना तो कह दिया कि डिम्पल जी न्यूड बैठी थी। नहीं, हम उनकी निंदा करते हैं। डिम्पल जी हम लोगों के लिए आदरणीय है। कोई महिला हमारे लिए आदरणीय पूजनीय है। हमारा ही देश ऐसा है जहां महिलाओं की पूजा होती है। हमारा ही धर्म ग्रंथ ऐसे हैं जहां महिलाएं पूजी जाती हैं। बाकी पूरी दुनिया में किसी भी धर्म ग्रंथ में कहीं पर भी किसी महिला कोई पूजा नहीं होती। आप तो इतना विरोध कर दिया, अखिलेश जी तो कुछ नहीं बोले। वो शांत रह गए इस मुद्दे। हमारे यहाँ पूजी जाती महिलाएं, वो पूजनीय है। जो ऐसे बोलते हैं वो गलत हैं, गंदे लोग हैं। लेकिन ये बताइए मुझे कि अखिलेश यादव को उतना मुखर होना था उस मुद्दे, पुराना हो गया, लेकिन अब आया जिक्र, वो उतना मुखर नहीं हुए। डर था? अब ये उनका अपना डर था, वोट बैंक, उनका अपना मामला है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ से आप लोगों को पूरा सपोर्ट मिलता है? हाँ महाराज जी, जो हम लोगों की सही बातें होती हैं हम लोग बताते हैं, उस पर वो पूरा काम करते हैं, पूरी मदद करते हैं। और विकास के लिए हम कह सकते हैं कि विकास कार्य जितना हमारे विधायक रहते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने दिया, हमारे क्षेत्र में दिया, कई 100 करोड़ काम दिया, इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत बहुत आभारी हैं। 4 लेन बनवा रहे हैं। ऐसी कनेक्टिविटी जो आजादी के बाद से आज तक पक्की रोड से जुड़ी नहीं थी, उन सारी रोडों को उन्होंने जोड़ने का आदेश किया, सब कुछ किया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, इनका आशीर्वाद सदैव बना रहता है हम लोग को। आपसे ये सवाल सबसे सटीक बैठेगा क्योंकि एक बहुत बड़ा आरोप लगता है योगी आदित्यनाथ की सरकार पर कि उत्तर प्रदेश में थोड़ा एक जाति के लिए वो समर्पित हो जाते हैं। देखिए, हम बता दें आपको, इसकी सच्चाई बताइए थोड़ा। ये पॉलिटिकल मामला है। एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। कौन कर रहे हैं? जो विपक्ष के लोग। जैसे इसके पहले समाजवादी पार्टी सरकार थी, तो ये नैरेटिव तो जैसे ये था कि कोई संविदा की नौकरी होती थी तो उसको आप उठा के देख लीजिए, एक जाति विशेष के लोग ही नौकरी करते थे। उच्च सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग, इसकी नौकरियों को उठा के देख लीजिए, उसमें जाति विशेष के लोग थे। पुलिस भर्ती उन दौरान जितनी हुई उसको उठा के देख लीजिए, जाति विशेष के लोग थे। तो उस जाति विशेष के खिलाफ एक लगातार उत्तर प्रदेश में आंदोलन खड़ा हो गया, विरोध शुरू हो गया। तो उनको लगता है कि चूंकि मुख्यमंत्री उसी जाति विशेष से थे, इससे मुख्यमंत्री इस जात के हैं, तो इनके खिलाफ, इनकी जात के खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया जाए तो हो सकता है कुछ खड़ा हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, और बिल्कुल खुले में बताना चाहता हूं, बिल्कुल, जो विरोधी लोग हैं उनको छोड़ करके बाबा को सब बाबा मानते हैं। कहार, कुहार, लोहार, बढ़ई, नाऊ, तेली, माली, राजभर, चौहान, केवट, बिंद, निषाद, जितनी पिछड़ी जातियां हैं, सामान्य जातियां हैं, ये सब बाबा मानते हैं। बाबा ने कभी ये नहीं कहा
कि जो हमारी जात के लोग हैं, हमारे कौम के लोग हैं, आज तक जितने पंडे पुजारी हैं, इन्होंने क्या कहते हैं कि जो दक्षिणा ली दक्षिणा वापस कर दी जाए। अभी आपने सुना होगा दक्षिणा वापस करने की बात थी कि वो सारे ब्राह्मण लोग हमारी दक्षिणा वापस करें। ये अच्छी बात थी? इस समाज को बांटने की बात होती है कि जो हमारे लोगों से दक्षिणा ली गई है दक्षिणा वापस की जाए। ये कोई बात होती? बताइए। वो ये था ना कि ब्राह्मणों ठाकुरों या ब्राह्मणों और सबको लड़ा दिया जाए, इसी वजह से सब। हाँ, कि जो दलित या पिछड़े सनातनी है, क्षत्रिय सनातनी है, उन्होंने जो दक्षिणा दी है, एक जब इटावा कांड हुई, इटावा वाली घटना हुई, जो कि फर्जी कथावाचक थे, जिनको कुछ आता था नहीं, हाँ, तो उनके समर्थन में बोल करके इस तरीके कहा कि दक्षिणा वापस की जाए, जितना आज तक हमारे लोगों ने दक्षिणा दी है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी गई। तो ये क्या उचित था? ये समाज तोड़ने की बातें हैं। समाज से टूटता नहीं है, देश विकास नहीं होता है। देश विकास तब होता है जब सब मिलकर के सबका विजन होता है। अभी हम आपसे कहते हैं विधानसभा चल रही थी, तो विधानसभा में लोग भाषण दे रहे हैं कि आप 27 नहीं आएंगे, आप इसमें नहीं आएंगे, आप हार गए। अरे जब विजन 2047 तय हुआ है तो उसमें चर्चा होनी चाहिए कि इसमें ये चीज कम है, इसको आप जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा तो अच्छा होगा। हमारा हो, आपका हो, सपा का हो, बसपा का हो, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, किसी भी दल का हो, सबका विजन और मिशन एक होना चाहिए कि हिंदुस्तान ताकतवर हो, पूरी दुनिया में आगे बढ़े, विश्व गुरु बने। यही होना चाहिए ना? लेकिन कोई इस पे चर्चा ही नहीं करता। लोग कहते हैं आप चले जाएंगे, आप चले गए, आपने ये किया, आपने वो किया। तो पहले लोगों को ये ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि हमको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। सदन इसलिए बना है कि हमारा देश विकास करे, छात्रों, नौजवानों, मजदूरों, किसानों, दलितों, पिछड़ों, शोषित वंचित समाज को लाभ मिले, वो तरक्की करें, आगे बढ़े। ये नहीं कि कोई अगर आरक्षण मिला हुआ है तो आरक्षण कुछ ही वर्गों तक मिलकर रह जाए और बाकी को ना मिले। वही अखिलेश यादव तो वही कह रहे हैं ना कि पीडीए को हम आगे बढ़ाएंगे, पीडीए को हम कौन सा पीडीए? यहाँ पे अभी निषाद समाज की बेटी के साथ बलात्कार होता है, अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति करता है, उस पर कोई नहीं बोलने वाला है। इटावा में दलित की हत्या हो जाती है, जात विशेष के लोग करते हैं, उस पर कोई बोलने वाला नहीं। पिछड़े पे अल्पसंख्यक अत्याचार कर रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। दलित पे जात विशेष का व्यक्ति अत्याचार कर रहा है, कोई नहीं बोल रहा। ये कौन सा पीडीए है? पीडीए अगर एक्चुअल रूप से देखा जाए तो उसका संरक्षण भारतीय जनता पार्टी में है। कैसे? आप 2012 सरकार में जाकर के देखिए, पहली कुर्सी पे तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी बैठते थे, श्री अखिलेश जी। दूसरी कुर्सी पे आजम खान साहब बैठते थे, तीसरी पे माननीय शिवपाल जी बैठते थे, चौथी पे माननीय बलराम जी बैठते थे, बलराम यादव जी। छठी पे माननीय पारस यादव जी बैठते थे, सातवीं माननीय कैलाश यादव जी बैठते थे। हाँ, तो ये इस तरीके से लगातार आगे कुर्सी जो है एक जात विशेष के लिए अच्छा पक्की थी, फिक्स थी। विधानसभा में अब आप देखिए, पहली कुर्सी पे महाराज जी बैठते हैं, श्री योगी आदित्यनाथ जी। दूसरी पे खन्ना जी बैठते हैं, तीसरी पे केशव मौर्य जी बैठते हैं, चौथी माननीय ब्रजेश पाठक जी बैठते हैं। हाँ, फिर उसी में आगे बढ़ते जाइए, अनिल राजभर जी बैठते हैं, नंदी जी बैठते हैं, संजय निषाद जी बैठते हैं, आशीष पटेल जी बैठते हैं। तब समझ में आ गया ना पीडीए कौन है? कभी नहीं आया समझ में? ये मुझे लग रहा है सबसे यूनिक चीज जो आपने बताई है। हाँ? और ये मुझे लग रहा है कि आगे बहुत सुनने को मिलेगा इस मुद्दे पे। उनकी कुर्सी देख लीजिए, रिकॉर्डिंग उठा के देख लीजिएगा, और अपनी कुर्सी उठा के देख लीजिए सत्ता पक्ष की। मतलब है कि नहीं? ओम प्रकाश राजभर जी बैठते हैं, विधानसभा में कोटा था उधर। अब देख लीजिए आप। तो जो यही नहीं डिसाइड कर पा रहा है कि आगे कुर्सी पर कौन बैठेगा, वो आगे आने वाले समय में कैसे दलितों, पिछड़ों, शोषित वंचित समाज को न्याय मिलेगा। अब जिस तरीके से 2027 की बात चल रही है, क्या तैयारियां हैं आप लोगों की 27 को लेकर? 27 में वो सरकार बनेगी जो राष्ट्र को विकास करेगी, राष्ट्र को आगे बढ़ेगी, सभी समाज के सभी वर्गों को लेकर के आगे बढ़ेंगे, उनकी सरकार बनेगी। हाँ, और भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, ये सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। आज देश के जो दुश्मन हैं वो विदेशों में अपने आप को सुरक्षित नहीं मानते। जिन्होंने देश में
आतंकवादी हमले किए, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे जहां हो, पूरी दुनिया में मारे जा रहे हैं, चाहे जैसे हो रहा है घटना। लेकिन ये हो रहा है कि भारत का दुश्मन विदेशों में भी आज सुरक्षित नहीं है। अज्ञातों से डर है। हाँ, जो चीजें कल तक इजराइल और अमेरिका के लोग फील करते थे कि हमारा दुश्मन दुनिया किसी कोने में रहेगा, हम मार देंगे, में है, वो सुरक्षित नहीं है, वैसे आज हम भी ये फील करते हैं, आम हिंदुस्तानी ये फील करता है कि हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने वाला आदमी, हिंदुस्तान के नागरिक को, निर्दोष नागरिक को जान लेने वाला व्यक्ति, उसका भी नुकसान होना ही होना है, वो भी सुरक्षित नहीं, चाहे दुनिया में कहीं जाके छिप जाए। ये हमारे देश की ताकत बढ़ी है। लेकिन दुनिया में तो बात ठीक है, वो अज्ञात वहां पर मार रहे हैं, कौन मार रहे हैं हमें क्या लेना देना, हमारे दुश्मन माने जा रहे हैं। लेकिन देश में तमाम अराजक तत्व हैं, और फिर क्या उनको उसी तरीके से मारा जाएगा जैसे बरेली में मारा गया? और फिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दंगा करोगे तो पीटे जाओगे, हर जगह पीटे जाओगे, जैसे बरेली। दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, हमारे मुख्यमंत्री जी की इसमें सराहना करते हैं, उनको बधाई देते हैं। दंगाइयों जिस तरीके से कार्रवाई करते हैं वो बधाई पात्र। हाँ, और जिस तरीके से आज दंगाई छोड़िए, नक्सलवाद कितनी बड़ी समस्या थी, आज हमारे माननीय गृह मंत्री जी पूरे देश से कल 200 लोगों ने सरेंडर किया हथियारों समेत। रोज तो सरेंडर हो रहा है, जो नहीं सरेंडर कर रहे हैं वो मुठभेड़, वो जो लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हिंदुस्तान से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उन सब के साथ आप देख रहे हैं क्या उनसे सलूक हो रहा है। तो देश आगे बढ़ रहा है, देश तरक्की कर रहा है, देश मजबूत हो रहा है, और हमें जानते हैं ऐसे लोग, बहुत सी ऐसी शक्तियां और ताकत हैं जो नहीं चाहते कि हमारा देश आगे बढ़े, पिछलग्गू बना रहे। लेकिन हमारा देश आगे बढ़ रहा है, और जब स्थिर सरकारें होती हैं तो और तरक्की होती है। इस देश के प्रत्येक देशवासियों को मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो स्थिर सरकार दे रहे हैं जो लगातार आगे बढ़ रही है, देश और प्रदेश सब तरक्की कर रहा है। लेकिन अभय जी, एक बहुत बड़ी शिकायत रहती है मुस्लिम समुदाय की कि एक आंख से देखते हैं, हमारी तरफ अत्याचार होता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर सरकारी योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास आया तो उनको कितना लाभ मिला है? हमको लगता है कि अगर परसेंटेज में देखा जाए तो हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों को लाभ मिला है प्रधानमंत्री आवास से। अगर राशन आता है, फ्री राशन, तो परसेंटेज में देख लीजिए हिंदू ज्यादा, मुस्लिमों को राशन मिलता है। सरकार की योजनाएं परसेंटेज के लिहाज से अगर देखी जाए तो उनको ज्यादा है। और हम ये भी कहना चाहेंगे आपको, ये लाभ भारतीय जनता पार्टी सरकार मिल रहा है। अरे जो उनके पक्ष में बोलते हैं वो ये बताएं कि आजादी के समय जब वो नौकरी में 24% थे तो आज उनके परसेंटेज क्यों घट गया? उनकी दुर्व्यवस्था के जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकारें हैं, मुसलमान दुर्व्यवस्था के जिम्मेदार। वो गलत सोचते हैं, उनका कंसेप्ट गलत है, उनको सिर्फ डरवा करके वोट लिया जाता है। नहीं, वो सोचते हैं ना कि हमारी ताजिया का साइज छोटा करवा दिया, हमारी नमाज सड़क पे बंद करवा दी, हम कुछ गलत करते हैं तो बुलडोजर। समय परिवर्तनशील है। रोड चौड़ी करने के लिए अगर ये मंदिर हटाए जाते हैं तो मस्जिद हटाए जाते हैं, मजारी हटाई जाती है। कानून के लिए सब एक बराबर है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि अल्पसंख्यकों की जो दुर्व्यवस्था है इसके जिम्मेदार कांग्रेस ही है। कांग्रेस ने उनको सिर्फ एक वोट बैंक बना करके रखा, डरा करके रखा। हम उनसे आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करेंगे कि वो आए और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, राष्ट्रवादी बने। उनकी सोच राष्ट्रवादी होनी चाहिए, देश कैसे तरक्की करेगा। और उनको मोदी जी में, माननीय गृह मंत्री जी में, माननीय मुख्यमंत्री जी में तब दिखाई पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए, गिलास होती है, आधा भरा है तो गिलास आधी भरी के आधी खाली है, ये देखना चाहिए ना। जो निगेटिव अप्रोच के लोग हैं वो कह रहे हैं गिलास तो आधी खाली है, हम बता रहे हैं गिलास आधी भरी है। सरकार की दी हुई कोई भी योजना परसेंटेज में आप कहीं पूरे देश में आप देख लीजिएगा तो उनको हिंदुओं से ज्यादा लाभ मिला है। ये लाभ उनको कांग्रेस सरकार में नहीं मिला है। कांग्रेस की सरकार में सिर्फ इतना हो सकता है कि आपके साथ बैठ करके बिरयानी खा ली जाए। कांग्रेस या और जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी दल हैं उनके साथ ये हो सकता है कि आपके साथ बैठ करके रोजा अफ्तार में टोपी लगा के बैठ जाए। लेकिन वो आपकी दुर्व्यवस्था को ठीक करना नहीं चाहते। लेकिन योगी जी तो कहते हैं मैं टोपी नहीं लगाऊंगा। कांग्रेस या और दल ना, और कोई नहीं। यही तो दिखाता है उनका कि, तो वही तो कहते हैं कि भाई जब आप हिंदुओं के लिए इतना कर रहे हो, मंदिर भी जा रहे हो तो मस्जिद क्यों नहीं आ सकते आप? कौन? ये मुस्लिम समुदाय उनसे हमेशा कहता है।
नहीं, मस्जिद जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या वो मंदिर में आकर के टीका लगा करके सनातनी के तरीके से पूजा कर सकते हैं? अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो हिंदू भी करेगा, कर सकते हैं। अगर यह जैसे हमारे यहाँ जो भजन होता है, कीर्तन होता है, या हमारे धार्मिक उत्सव होते हैं, उस दिन हम लोगों के यहाँ मतलब कि उस दिन हम लोग चाहते हैं कि मांस मछली या इस तरह से रोक लगी रहती है। ये तो सरकारी गजट आता है, दुकानें बंद हो जाती हैं, दुकानें नहीं खुलती हैं। अगर बगैर सरकारी गजट के आदमी मदद करे तो ये भी करने को तैयार, हम कहां कर रहे हैं। लेकिन चूंकि सेकुलर होने की अपेक्षा सिर्फ हिंदुओं से की जाती है। ये तो इस देश में लंबे वक्त से चल रहा है। इस देश नहीं, पूरे दुनिया में। देश नहीं, पूरे दुनिया में। लेकिन अब देखिए, इंग्लैंड में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, लंदन में 8 लाख लोग सड़कों पे हैं इन्हीं घुसपैठियों की वजह से, फ्रांस में इसी वजह से विद्रोह हो रहा है, वहां के लोग सड़कों पे हैं, इनको निकालो भाई, इन्होंने परेशान कर रखा है। तो पूरी दुनिया में चल रहा है। और फिर ये लोग देश में कहते हैं कि भारत में तो आरएसएस और बीजेपी इसलिए होता है। और फिर इनसे सवाल पूछा जाता है कि फ्रांस और इंग्लैंड में कौन? नहीं, आप ये बताइए, आरएसएस बीजेपी बात किया, कांग्रेस बनी, मुस्लिम लीग बनी, राजनीतिक दल उस समय देश में कौन थे? यही दो थे में। मुस्लिम लीग मुस्लिम के हितों के लिए बोलने लगी, कांग्रेस सेकुलर हो गई, तो हमारे हितों के लिए तो कोई बोलने वाला होना चाहिए था। हम तो आभारी हैं डॉक्टर हेडगेवार जी के, गुरु गोलवलकर जी के, कि जिन्होंने कम से कम हिंदुओं के हितों की बात करने के लिए, हिंदुओं के हितों की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। और हमें नहीं, हर सनातनी को उनका आभारी होना चाहिए कि हिंदुओं के हितों की बात करने वाले भी कोई दल, कोई संगठन तैयार हुआ जो बोलने लगा। नहीं तो हमारे कोई बोलने वाला ही नहीं था। अभी आपने देखा 4-5 दिन पहले हमारे माननीय गृहमंत्री जी का बयान आया है कि धर्म के आधार पर देश का विभाजन गलत था। और जो कोई भी होगा उसको पढ़ेगा कायदे से, उसको समझ में आ जाएगा कि माननीय गृहमंत्री जी ने कितनी अच्छी बात कही है। 24 में जो गलती हुई 27 और 29 में नहीं होगी। 24 में गलती क्या है? 24 में विपक्ष गुमराह कर ले गया लोगों को, पिछड़े वर्ग को, कुछ दलितों को भी कानून बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है। इसको लेकर के मजबूत और संकल्पबद्ध सरकार चलाने के लिए, अपने फैसले मजबूती से कंप्लायंस कराने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए 400 सीट की हम लोगों ने नारा सेट किया। उसको विपक्ष ने गलत नैरेटिव दे दिया, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। संविधान कौन बदलने वाला है? अरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो खुद ही सनातनी थे। आप ये बताइए, दुनिया में किसी भी धर्म में एक विवाह की व्यवस्था है? हमारे यहां है ना, बिल्कुल सनातन में है। क्यों? क्योंकि भगवान राम ने एक विवाह किया, का एक पत्नी के साथ रहेंगे। उन्होंने वहीं से परंपरा चलाई ना। और उसके बाद छुआछूत, भेदभाव ना हो, समरसता रहे। सबरी जो कि जंगल में रहने वाली आदिवासी महिला थी, उनके जूठे बेर खा करके ये समान संदेश दिया कि समरसता होना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये किसने दिया? भगवान राम ने ही दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने, आप मूल प्रतिलिपि उठा के देखिए तो उसके पहले पन्ने पे ही जो पन्ना खोलेंगे तो राम दरबार बना हुआ है। क्यों राम दरबार बना हुआ है? डॉक्टर अंबेडकर ही तो उसको व्यवस्थित किए, बनाए संविधान। क्योंकि वो भगवान राम के जीवन से प्रभावित थे, भगवान राम को अपना मानते थे, और भगवान राम के विचारधारा के आधार पर संविधान बनाया गया। समरसता होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। महिलाएं, हिंदू लॉ में स्पेशली लिखा कि हिंदू एक ही विवाह करेगा। ये किसका दिन था? भगवान श्री राम का था ना। तो भगवान श्री राम की विचारधारा से बहुत प्रेरित थे डॉक्टर अंबेडकर। तो डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को हम लोग क्यों बदलेंगे? भारतीय जनता पार्टी क्यों बदलेगी? वो तो उनको पूछती है। लेकिन राहुल गांधी तो हर दिन कहते हैं। अरे उनको तो पन्ने नहीं मालूम है, कितने पन्ने हैं। हमारे माननीय पूर्व मंत्री जी अनुराग ठाकुर जी ने कहा था कितने पन्ने हैं बताओ, कितने अनुच्छेद हैं बताइए। बता सकता है? देखिए, स्क्रिप्टेड बातें बोलना और पढ़ करके बोलना दो अलग अलग चीजें होती हैं। अगर कोई स्क्रिप्टेड बोल रहा है तो उसमें कोई चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश तो है उनकी। विचारधारा में परिवर्तन लाएं। क्या वो बीजेपी वाली विचारधारा ले आए या बीजेपी में आ जाए? देखिए, जो हमारा देश का कल्चर है, इस कल्चर को अपना कल्चर माने।
तो कहाँ कल्चर मान रहे हैं, ये भी तो जब इस देश को, जो इस देश के संस्कृति को अपनी संस्कृति मानेगा, उठना बैठना पहनावा ओढ़ावा अपना मानेगा, यहाँ के नागरिकों को अपना मानेगा, पति पत्नी माँ बाप बेटे भाई बहन देवरानी जेठानी पारिवारिक झगड़े होते हैं, तो क्या कोई जा करके चौराहे पे कहता है कि हमारे परिवार वाले बहुत गंदे हैं, हमारे यहाँ गड़बड़ी हो रही है, कोई बोलता है? घर का झगड़ा घर में होता है। अगर किसी को कोई असंतुष्टि है तो बैठ के उचित फोरम हिंदुस्तान में बना हुआ है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में संसद व्यवस्था की है, विधानसभा में व्यवस्था की, इसमें चर्चा होनी चाहिए। ये थोड़े विदेश में जाइए और अपने देश की बुराई करने लगी है, देश समीक्षा करने लगी है, हमारा देश गड़बड़ हो रहा है। ये अब हम इस पे नहीं बोलते, लेकिन अगर इस तरीके से उनको हम कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन इस तरीके से अगर कोई कहता है तो ये माना जाता है कहीं बाहर से वो फाइनेंस किया जा रहा है, या बाहर से कुछ उसको नैरेटिव सेट करके दिया, तुम ये करो तो हम तुमको ऐसे मदद करेंगे। दुनिया के तमाम, भारत के आसपास के तमाम देशों की सरकारें ऐसी ही गिराएगी, बांग्लादेश सब गिराई जा रही हैं, और हिंदुस्तान में भी लोग नहीं चाहते स्थिर सरकार रहे। इसकी स्थिरता भंग करने के लिए हमारे देश के ही नेताओं को एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, हम कहीं रोजी रोटी में परमानेंट व्यस्त है नहीं, हम लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़े, रोज टीवी देख रहे हैं, अखबार देख रहे हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं, उनके नेताओं के बयान पढ़ रहे हैं, उनके अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में भी जो छप रहा है उसको भी देख रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट हो रहा है कि हिंदुस्तान में सरकार स्थिर नहीं होनी चाहिए, हिंदुस्तान में सरकार बदलनी चाहिए। ये यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, इन सब लोगों का एजेंडा है कि भारत की सरकार बदलिए। और लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हम अपने देशवासियों को फिर से एक बार बधाई देना चाहते हैं कि वो विदेशी मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, राष्ट्रवादी सरकार रहेगी और राष्ट्र को मजबूत करेगी। और 27 में यूपी में किसकी सरकार रहेगी? भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। अच्छा, 24 वाली गलती अयोध्या नहीं करेगा? हाँ, 24 वाली गलती अयोध्या नहीं करेगा? देखिए, अयोध्या की स्थितियां दूसरी थी, लोग गुमराह हो गए, क्योंकि नैरेटिव यही शुरू हो गया। संविधान बदलने वाला लोग यहीं शुरू कर दिए, संविधान बदलने की 400 मांगी जा रही, संविधान बदलने की 400 मांगी, जिसका बहुत असर पड़ा। लेकिन अयोध्या में 5 की 5 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। नए सांसद जो बने हैं विकास कर रहे हैं, कुछ दिख रहा है, या फिर कोई जो सरकार से आ रहा है उसी में सब छिप जा रहा है? देखिए, सरकार से इतना ज्यादा आ रहा है, जहां से विधायक थे नए सांसद, उनके भी क्षेत्र में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया। मंडी परिषद कम से कम 18-20 रोडें बनी, वो उसका क्रेडिट ले सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बनवाई। पीडब्ल्यूडी सड़कें बनी, रोड चौड़ी जो 4.25 मीटर रोड 7 मीटर में चौड़ीकरण हुआ, ये सब मिल्कीपुर विधानसभा में हुआ। जिले में काम हो ही रहा है, तो काम की कोई उसमें चर्चा नहीं, ना वो काम के मुद्दे बने ही। वो कहे ना कि एक नैरेटिव सेट कर दिया गया उस समय कि सरकार, संविधान बदला जाएगा, ये होगा वो होगा, तो नुकसान। उनके क्षेत्र में विकास हो गया, वही मैं कह रहा हूँ, वो क्रेडिट ले सकते हैं खूब अच्छे। हाँ, ले सकते हैं। चलिए, आखिर सवाल ये कि अभय सिंह की गाड़ी पे नया झंडा कब तक लग जाएगा? अब समय का इंतजार कीजिए। जिस सपा ने सब कुछ दिया वो सपा आप छोड़ के गए, ये आरोप लगता रहा, आपने कई बार इसका जिक्र भी किया। भाई, अगर समाजवादी पार्टी ने हमारे लिए किया तो मैंने आपको बताया कि समाजवादी पार्टी के लिए हम पे मुकदमे भी लगे। लखनऊ में मर्डर मुकदमा लगाया गया, गैंगस्टर लगाया गया। यहाँ पे हमारे पत्र जैसे में शामिल हुआ, उसके 2 महीने बाद ही हम पे 1 महीने बाद ही मुकदमा लिखा दिया गया, 307 का मुकदमा लगा दिया गया, गैंगस्टर लगा दिया गया, घर कुर्की कर ली गई, हमारी चौका टोका सब उखाड़ दिया गया था मेरे घर का। हम बहुजन समाज पार्टी सरकार, समाजवादी पार्टी शामिल होने की वजह से। अच्छा, तो सीएमओ हत्याकांड मुकदमा लगा दिया गया मेरे ऊपर। तो रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया केवल एक ऐसे विधायक या नेता नहीं थे जिनके साथ ये हुआ, आप लोग भी उसमें? हाँ, मेरा राइस मिल सीज थी, मेरा पंप सीज था, मेरा घर सीज था, जिस घर में आप आके बैठे हैं घर भी सीज था। अच्छा, मतलब 2 पार्टियां जो धुर विरोधी दिखाती थी वो मिलके आपके खिलाफ उस वक्त पूरा माहौल बनाया। अच्छा, हाँ, एक सवाल छूट रहा था, विधानसभा की जब चर्चा हो रही थी योगी आदित्यनाथ की, अपने विधायक तो ठीक है, जो विपक्ष वाले भी उनके पैर विधानसभा में छूते हैं, वो देखिए, महाराज जी का इज्जत और सम्मान है, और वो सिर्फ एक माननीय मुख्यमंत्री नहीं, एक पीठ के महंत भी है, और उस पीठ की वजह से सब उनका सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। आप कभी पीठ पे जाकर के देखिए किस तरीके से गरीबों के, दुखियों की सेवा होती है, दवा, इलाज, पढ़ाई लिखाई सब व्यवस्था किया जाता है पीठ के द्वारा। वहां कोई जात और धर्म की बात नहीं, सबकी पीठ है, वो सनातनियों की पीठ है।
हमने कहा ना, बाबा को विरोधी ही सिर्फ एक जात में से इसका मानते हैं। आम नागरिक तो उनको बाबा ही मानती है। हमारे संत हैं, संत है जिसकी निगाह में कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, न्याय होगा सिर्फ। क्या हिंदुओं पे कार्रवाई नहीं होती है? हिंदुओं पे कार्रवाई होती है। जहां अपराध हिंदू करता वहां हिंदू कार्रवाई होती है, जहां अपराध मुसलमान करता वहां मुसलमान कार्रवाई होती है। लेकिन एक पक्ष को यही दिखता है ना कि मुस्लिमों का एनकाउंटर हो रहा है, उन्हीं के घर बुलडोजर चल रहा है। सारे जातियों का हो रहा है। और क्या कहते हैं, अतीक का देंगे। क्षत्रिय समाज के लोगों का भी एनकाउंटर हुआ है, उनकी बात क्यों नहीं उठाते हैं? ब्राह्मण समाज के लोगों का भी एनकाउंटर हुआ है, सिर्फ मुस्लिम और यादव की बात कहीं उठाई जाती है? राजू पाल जी की जिस तरीके से हत्या हुई थी, उनकी पत्नी सदन में बोली, पूजा पाल जी रो उठी, पूरा सदन उस समय रो रहा था उनके दुख को। 9 दिन की ब्याहता महिला। हम तो सलाम करेंगे पूजा पाल को, 9 दिन की ब्याहता महिला कोई और होती है तो कहीं और जाकर के उससे घर वाले शादी कर लेती है। लेकिन यह हिंदुस्तानी नारी है जिसने बताया कि हम हिंदुस्तानी नारी हैं। जैसे सावित्री अपने पति सत्यवान की जान वापस ले आई, जान तो नहीं वापस ले आई, लेकिन इतना लड़ी कि वो लोग निपट गए। लेकिन अब कह रहे हैं कि जिन पूजा पाल को टिकट दिया माननीय अखिलेश यादव ने, विधायक बनाया, अब वही क्या कहते हैं मौका देख के निकल गई यहां से। ऐसा पूजा पाल को टिकट दिया, ठीक है टिकट दिया, विधायक बनाया, ठीक विधायक बनाया, लेकिन उसके बदले में पूजा पाल के समाज का सारा वोट भी पूजा पाल समाज का वोट दिया। एक तरफ से कुछ नहीं होता है, आप कर रहे हैं तो हम भी आपके लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, पूजा पाल से समाजवादी पार्टी को फायदा भी हुआ था। चलिए, एक बहुत हल्का सा क्वेश्चन कि अभय जी के दोस्त एमएलए कौन कौन से? अरे सभी, राकेश भाई हमारे मित्र हैं, मनोज पांडे जी हमारे हैं, विनोद दादा, बहुत से लोग वहां पे हैं, सब अपने ही हैं। भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी हमारे संबंधी हैं। समाजवादी पार्टी में आज हमारे बहुत से मित्र हैं सब। लेकिन कुछ कुछ लोग अब डरते हैं, बचते हैं मिलने से हमसे। क्यों? अब उनको हो सकता है ऊपर निर्देशों के ना मिलो, इससे पता लगे कि मिले और अगले दिन निष्कासन का लेटर आ गया। राजा भैया से कैसे संबंध? अच्छे हैं, राजा भैया अच्छे संबंध हैं, और राजा भैया के विचार अच्छे हैं, राजा भैया बोलते अच्छा है, राजा भैया जब बोलते हैं सदन में लोग सुनते हैं, और राजा भैया बिल्कुल जो व्यवहारिक धरातल पे होता है उसको लेकर के बोलते हैं। राजा भैया से हम लोग इंस्पायर भी होते हैं। राजा भैया क्षेत्र में जनता की सेवा बहुत करते हैं। जनता दरबार की उनकी चर्चा हमेशा रहती है, बहुत सेवा करते हैं वो। आखिर में अगर कुछ संदेश आप देना चाहें अपनी जनता को, देश को, प्रदेश को? बस सब लोग राष्ट्रवादी विचारधारा जुड़िए, कहीं गुमराह मत होइए। जात और वर्ग के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है, सनातन को कमजोर किया जा रहा है, समाज को कमजोर किया जा रहा है। जात और वर्ग के नाम पर लोग वोट लेना चाहते हैं, लेकिन आपके जातियों को, आपके वर्ग को लोग फायदा नहीं पहुंचाएंगे, सिर्फ गुमराह करेंगे। हमारा आप लोगों से यही अनुरोध है, निवेदन है, बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ विधायक अभय सिंह जी, जिन्होंने हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से होते हुए उत्तर प्रदेश के कुंडा वाले विधायक रघुराज प्रताप सिंह के बारे में उन्होंने बात की। बाकी अब ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।